सो अगर हम सिंपल क्वेश्चन से करें, पहले टॉक निकालने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो कि टॉक निकालते कैसे हैं। सर पिछले क्वेश्चन में एक डाउट था। कौन सा क्वेश्चन, लैडर वाला? यस सर। छोड़ो उसको भी, पहले टॉक निकालना सीखो। मेरे को लगता है वही नहीं आता भी ठीक से। पहले जब टॉक निकालना आ जाएगा तो उसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। से मान लो मेरे पास अगर ऐसे है, फाइंड द टॉक व्हिच एक्सिट एम अबाउट अ रीजन। टॉक निकालो अबाउट अ रीजन। सिंपल, एक ही फोर्स लगाई है मैंने, 20 न्यूटन की फोर्स, और फोर्स ड्यू टू टॉक निकालनी है हमने कितनी है। फाइंड टॉक ड्यू टू 20 न्यूटन अबाउट ओ। Find this value. Torque due to 20 Newton about point O. ये हो गया हमारा R। ये एंगल भी 37, तो ये 53। फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। कौन सी फोर्स M को घुमाएगी? 20 cos 53 या 20 sin 53? परपेंडिकुलर कौन सी है R के? 20 sin 53। दिस इज F परपेंडिकुलर। टॉक अबाउट O कितना हो जाएगा? टॉक अबाउट O इज R into F perpendicular. R is 10 meter, F perpendicular is 20 sin 53. So 10 into 23 into 4 by 5. 16 and this will be 160 Newton. ठीक है, एक तो ये मैथड था। दूसरा था कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनाओ। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन सी है? दिस एलओई। फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये अगर 10 है, ये 37 है। 10 cos 37। 10 cos 37, 10 cos 37 will be 10 into 3 by 5, sorry 4 by 5. 10 into 4 by 5 is this comes out to be 8 meter. तो दूसरा मेथड था हमारे पास, दैट टॉक अबाउट द रीजन इज R perpendicular into F. R perpendicular is 8, force is 20. तो दोनों केसेस से 160 न्यूटन ही आएगी। आप R into F perpendicular करो या R perpendicular into F करो, the force comes out to be, torque comes out to be 160 न्यूटन। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बोलो, R cross F की डायरेक्शन। Place the fingers of right hand in the direction of R, turn it towards F. R की डायरेक्शन कौन सी है? F की तरफ टर्न कर दो, आउटवर्ड्स। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये बॉडी कैसे घूमेगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और डायरेक्शन टॉर्क की अलोंग द एक्सिस। ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी और अलोंग द एक्सिस। ठीक है, ये इसमें देखो कुछ नहीं समझ आ रहा। देखो इसमें कुछ नहीं समझ आ रहा। एंटी क्लॉकवाइज आप देखो ना, अगर ऐसे बॉडी है मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ, ये किधर जाएगी? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? प्रैक्टिकली बॉडी पे ऐसे फोर्स लगा के देख लो, पेन रख के उस पे फोर्स लगा के देखो, वो क्लॉकवाइज घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? 20 sin 53 के कारण।
इधर फोर्स लगी है तो ये ऐसे ही जाएगा ना, तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा ये। Okay, sir. नेक्स्ट इज मेरे पास एक बॉडी है ऐसे, लाइट रॉड फिक्स्ड एट O, टेन न्यूटन फोर्स लगाई 53 डिग्री पे, और talk about O if L is equal to 20 meter. When talk about point O, फोर्स के कंपोनेंट बनाओ। Ten finds 53 is 10 into 3, 4 by 5. 10 into 4 by 5 is 8 Newton. And this will be 10 cos 53, this will be 6 Newton. Similarly, Sir, 20 Newton meter outwards. and this is 10. Yes, sir. 20. Torque due to 10 Newton कितनी आ रही है? बिकॉज इन दोनों के कारण ही बॉडी ने घूमना है, बस परपेंडिकुलर फोर्सेस के कारण, और इनके कारण डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है? Opposite. Opposite. बिकॉज ये वाली फोर्स क्लॉकवाइज टर्न करेगी एंटी क्लॉकवाइज, ये टॉर्क Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज। Yes, sir. इसके कारण टॉर्क कितनी? 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो 10 इंटू 10 100, इधर 8 इंटू 10 80, सो दोनों की टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस। टॉर्क इज 20 न्यूटन मीटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कैसे किया है? बिकॉज इन दोनों फोर्सेस का कोई रोल नहीं है घुमाने में, इन दोनों फोर्सेस का कोई रोल नहीं है घुमाने में। ठीक है या नहीं? ठीक, देखो यहां से एक्सेस है, एक्सेस मतलब देयर इज द हिंजेस, इसके बाद घूमना है बॉडी ने। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हिंज फोर्स कितनी है? हिंज फोर्स मतलब हिंज ने बॉडी पे लगाई या बॉडी ने हिंज पे लगाई? हिंज फोर्स कितनी है? हिंज फोर्स पूछ लो, अगर आप में लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन बना दो इसको, फाइंड द हिंज फोर्स, कि फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज ऑन द बॉडी।
2 न्यूटन कितनी? 2 न्यूटन ऐसे कैसे 2 न्यूटन? 10 root 3 minus 6. Ten root three plus six. 10 रूट 3 माइनस 6 जल्दी में क्यों हो सारे? मेरे को ये बताओ, ये बॉडी ट्रांसलेट करेगी कि रोटेट करेगी? सिर्फ जो हिंज्ड है, अगर ये हिंज्ड है यहाँ से, ये ट्रांसलेट करेगी कि इसी No, जगह sir. पे घूमेगी बस? नो सर रोटेट करेगी ना, मतलब इस पे नेट फोर्स 0 है, तभी इसकी एक्सेलरेशन नहीं है। अपवर्ड फोर्स कितनी लग रही थी रॉड पे जो हमने लगाई थी? 18। डाउनवर्ड फोर्स भी 18 होगी, तभी वर्टिकल फोर्स 0 होगी। सर लेकिन वो अगर अंकल वाली तो घूमने में यूज हो रही है. अब तो हमने हिंज फोर्स का कहीं यूज ही नहीं किया था। हिंज थोड़ी थी, कल तो लैडर पड़ी थी। लैडर हिंज थोड़ी होती है, लैडर तो स्लिप कर रही थी, तो सर हिंज जी, फोर्स कहाँ से आ गई? वो घूमने के लिए यूज हो जाएंगे 8 न्यूटन और 10 न्यूटन. अच्छा, जो घूमने के लिए यूज हो जाएंगे। अगर मान लो ये मैं 18 न्यूटन नहीं लेता नीचे वाला, तो ये ऊपर नहीं चली जाएगी बॉडी? कौन सी फोर्स है जो इसको ऊपर जाने से रोकेगी अगर मैंने इसको 18 न्यूटन को नहीं लिया तो? ठीक है सर, ठीक है. फिजिक्स में लॉजिक बहुत स्ट्रांग चाहिए। अगर आपने ठीक से 2 साल फिजिक्स पढ़ ली ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपका आईक्यू लेवल 20 बढ़ जाएगा कम से कम। तो फिर आप लाइफ में कुछ भी करना, फिजिक्स छोड़ भी देना, पर आपको वो काम बहुत आएगा। बिकॉज फिजिक्स ऑलवेज इंप्रूव्स योर आईक्यू एंड योर लॉजिकल थिंकिंग। आप हर चीज को लॉजिकली सोचने लग जाते हो। बिकॉज 18 न्यूटन अपवर्ड फोर्स लग रही है, अगर मैं नीचे 18 नहीं लगाता तो ये बॉडी ऊपर जाएगी। और अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस नहीं करता, ये 17.3 है 6, तो नेट फोर्स इज 11.3। मैं अगर इसे बैलेंस नहीं करूंगा तो हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट कर जाएगी। तो ये ना तो हॉरिजॉन्टली जा रही है ना ऊपर नीचे जा रही है। दैट मींस इस पे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स भी 0 है, नेट वर्टिकल भी 0 है। तो वो कहां पे लग रही है? हिंज पे। बेसिकली क्या हो रहा है, जब मैंने इधर 17.3 लगाई, इधर 6 लगाई, तो हिंज को आप कोशिश कर रहे हो कि हिंज को उधर खींच रहे हो 11.3 से। और न्यूटन लॉ क्या था कि हिंज रॉड को वापस खींचेगी 11.3 से। यही न्यूटन लॉ था। तो हिंज पे बेसिकली रॉड पे नेट फोर्स 0 करके आपने हिंज फोर्स मार्क करनी है। जहां पे नहीं समझ आएगा, दोनों डायरेक्शंस में लेना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। कई न्यूमेरिकल आएंगे जहां पे सिर्फ वर्टिकल होगी, कुछ आएंगे जहां पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगी। नहीं समझ आ रहा तो आप दोनों डायरेक्शंस में मार्क करके सॉल्व करना। ये देखो, टॉप निकालना आया या नहीं आया? सर टॉप में डाउट है, ये 10 × 10 नहीं समझ आया, मतलब आगे वाले समझ आ गया, आपने फोर्सेस लिए ये फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन ये डिस्टेंस कितना है? L/2 एल कितना है? 20। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट इज, और ये दोबारा समझा दो, ये न्यूटन लॉ वाला। अपवर्ड फोर्स कितनी लग रही है? 18 डाउनवर्ड कितनी होनी चाहिए ताकि नेट 0 हो जाए? 18 राइट साइड पे कितनी फोर्स लग रही है नेट? 6 न्यूटन 6 कैसे? नेट फोर्स इन राइट साइड, 11.3। तो लेफ्ट साइड पे भी उतनी लगेगी। और फिर दोनों परपेंडिकुलर है, तो अंडर रूट ऑफ 18 स्क्वायर प्लस 11.3 का स्क्वायर।
एक रॉड है जिसका मास 20 kg है, लेंथ 30 मीटर है। Find T1 and T2 for rod to be in equilibrium. Find T1 and T2 for rod to be in equilibrium. हमें रॉड इक्विलिब्रियम में चाहिए, व्हाट शुड बी T1 एंड T2। दोनों स्ट्रिंग्स में सेम टेंशन नहीं होगी, तो हमें T1 T2 की वैल्यू बतानी है। T1 T2 कितना हो ताकि रॉड इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? What does equilibrium means? नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो, तो रॉड में नेट फोर्स भी जीरो करो और नेट टॉर्क भी जीरो करो। रॉड पे नेट फोर्स भी जीरो होनी चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो होनी चाहिए। दो फोर्सेस तो मैंने मार्क कर दी। तीसरी फोर्स कौन सी? वेट ऑफ द रॉड which acts at center of mass। मास 20 kg है तो वेट इज 200 न्यूटन और ये सेंटर पे एक्ट कर रहा है। करो सॉल्व अप। वजह से पहले तो हम जनरली बस नीचे मार्क कर देते थे, अब सेंटर ऑफ मास पे क्यों मार्क करते हैं वेट? पहले तो हम पॉइंट बॉडीज लेते थे ना, बॉडी का साइज कहाँ लेते थे? पहले तो हम पॉइंट बॉडी लेते थे, साइज तो लेते ही नहीं थे। तो वेट इज ऑलवेज मार्क्ड एट सेंटर ऑफ मास। ठीक है सर। बॉडी में तो फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी मार्क कर दो। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस हैं? T1 प्लस T2, तो डाउनवर्ड 200। मतलब T1 प्लस T2 शुड बी 200 न्यूटन। ये क्लियर सबको कि T1 प्लस T2 मिला के 200 ही होंगे फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है व्हेन टॉर्क इज कैलकुलेटेड। मान लो मैंने अबाउट पॉइंट ए कैलकुलेट किया, टॉक अबाउट ए शुड बी जीरो। तो इस W का टॉक कितना? अबाउट पॉइंट ए। लाइन ऑफ एक्शन और इसमें डिस्टेंस कितना है? L/2। L/2 मतलब 15। और फोर्स कितनी है? 200। 200। अच्छा, इसका टॉक 200 न्यूटन का, T1 का टॉक सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट? एट अ टाइम एक पे सोचो, सिर्फ 200 न्यूटन सोचो। 200 न्यूटन इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज? अगर सिर्फ 200 लग रहा होता। वाइज ब्लॉक। clockwise क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये रॉड ऐसे है और ये 200 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो ऐसे नीचे गिरेगी रॉड, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज है। anti-clockwise सर क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है, गाड़ी देगा अपनी। अच्छा हाँ ठीक है, उल्टा होता है। T1 के कारण कैसे घूमता है ये? clockwise T1 के कारण इसने ऐसे घूमना था, वेट को ऐसे घुमाना था, तो मतलब दोनों की टॉक ऑपोजिट है। और नेट टॉक जीरो कब होगी? जब ये दोनों की टॉक इक्वल हो जाएगी। इसकी टॉक तो है नहीं T2 की, बिकॉज T2 के कारण कोई टॉक नहीं लग रही अबाउट पॉइंट ए, बिकॉज सर इसका sir R perpendicular 0
आर परपेंडिकुलर जीरो है क्योंकि वो ए से ही पास कर रहा है, हम ए के अबाउट ही टॉर्क निकाल रहे हैं, तो T2 के कारण कोई टॉर्क नहीं है, नेट टॉर्क जीरो होगी जब W की टॉर्क को T1 की टॉर्क बैलेंस कर देगी। W के कारण जो टॉर्क है that should be equals to torque due to T1, W के कारण है 200 into 15, ये डिस्टेंस नहीं दिया था, इसको लिख लो, दिस इज L/3, ये चाहिए, ये L/3, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा A से B का, ये 2L/3, 2L/3 मीन्स ये गिवन है L/3 क्वेश्चन में, 2L/3 कितना होगा 20. 20। 20, तो टॉर्क ड्यू टू T1 कितनी हो गई, T1 is 150 न्यूटन and T2 is 50 न्यूटन। सर एक बार ये बता दो कि वहाँ पे 200 न्यूटन के वजह से क्लॉकवाइज क्यों हुआ, एंटी क्लॉकवाइज क्यों हुआ? ये रॉड है, यहाँ से फिक्स्ड है, ये फोर्स लग रही है, ये बता रॉड कैसे घूमेगी, ठीक है सर, आगे आगे मेंटल पिक्चर बनाया करो फटाफट से कि किधर को घूमेगी अगर ये फोर्स लगी तो, प्रैक्टिकली मतलब सोच के देख सकते हो कैसे घूमेगी, रादर देन हर बार ये आर क्रॉस एफ निकालते रहने के, बिकॉज आर क्रॉस एफ में गलती होने का चांस होता है, ऐसे सोचोगे तो गलती नहीं करोगे कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमना, समझ में आएगी कैसे किया, ये वाला स्टेप देखो, ये सबको समझ आ रहा है, टॉर्क ड्यू टू वेट सबको समझ आया, 200 into 15 क्यों लिया, नहीं आया समझ तो पूछो। ठीक है, मान लो मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, मैंने इसको थ्रो किया 53 डिग्री पे 100 मीटर पर सेकेंड के साथ, ये ए से शुरू हुई और बी पे जाके लैंड कर गई, फाइंड हाउ विल द टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज as body moves from A to B. How will the torque due to gravity varies as it moves from A to B? None of these. एक बॉडी ए से बी जा रही है, ग्रेविटी के कारण जो इस पर टॉर्क लगेगी, हाउ विल इट वेरी, बढ़ेगी कम होगी टाइम के साथ, मतलब ए से बी जा रही है तो कांस्टेंट रहेगी या आपको नहीं पता, नन ऑफ दिस, इनमें से कौन सी ऑप्शन, पॉइंट फिक्स लेना है, एक ही पॉइंट के अबाउट निकालना है हर एक के लिए, वो सारी पॉइंट ए के अबाउट, आपको पॉइंट ए के अबाउट निकालना है, how will the torque due to gravity varies, how will the torque due to gravity varies, तब बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, बॉडी ऊपर जाए नीचे आए, मैं और ऑप्शंस भी दे सकता हूं, नन ऑफ दीज की जगह,
First increases, then decreases, first decreases, then increases. अब none of these को हटा भी सकते हो. increases. क्यों? जैसे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे, और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ए पॉइंट से तो वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे वो आगे जाएगा. Because force तो यही लग रही है mg हर पॉइंट पे. ग्रेविटी के कारण टॉर्क बतानी है. तो लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ए से. पहले ये डिस्टेंस x1 था, फिर ये डिस्टेंस x2 हो गया, फिर x3 हो गया, x4. बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और फोर्स कांस्टेंट है, तो टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी goes on increasing in projectile motion. So मेरे पास एक रॉड है, ए बी. Find net force as well as net torque about C center. Find net force about C. Net torque about point C. Find net torque about point C. सर सी फिक्स्ड है. C पता नहीं मेरे को, दिया नहीं. सी के बारे में कुछ दिया नहीं. सी फिक्स्ड नहीं है. चलो फिक्स्ड हर बार फिक्स नहीं करता. सी फिक्स्ड नहीं है. तो AC L/2 है. हाँ, सी सेंटर है तो AC L/2 ही होगा ना. 200 न्यूटन मीटर. 200 न्यूटन मीटर. यस सर Newton. 200 न्यूटन. सर 200 न्यूटन मीटर. clockwise. Clockwise, anti-clockwise. क्लॉकवाइज. 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 और इसकी अगर मैं एक्सेलरेशन पूछूं तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, नेट फोर्स कितनी है? 0. तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0. 0. नहीं भी करोगे वो फिक्स्ड ही है, क्योंकि मैंने नेट फोर्स ही जीरो दी है. जब मैं नेट फोर्स ही जीरो दे दूंगा तो सेंटर ऑफ मास मूव कैसे करेगा? सेंटर ऑफ मास उसी जगह पे ही रहेगा. इसीलिए मैंने कहा था किसी को मूवेबल भी ले लो, बिकॉज मूवेबल ले लिया तो भी मूव नहीं करना उसने. 200 न्यूटन सबका आंसर आ रहा है. पहले ये देखो, दोनों के कारण टॉर्क एक डायरेक्शन में ऑपोजिट. सेम. सेम. सिर्फ इसके कारण लेता हूँ, बॉडी कैसे घूमेगी? इसके कारण इधर घूमेगी, तो दोनों के कारण जो है वो क्लॉकवाइज ही घूम रही है. तो मैं टॉर्क को लिख सकता हूँ, टॉर्क अबाउट सी इज टॉर्क ड्यू टू F1 प्लस टॉर्क ड्यू टू F2. F1 के कारण टॉर्क 10 into 10, F2 के कारण भी 10 into 10. समझ में आए? और ये क्लॉकवाइज घूमेगी बॉडी. एक काम करो, एज फाइंड टॉक अबाउट ए, टॉक अबाउट बी एंड टॉक अबाउट पी. P is this point.
और ये डिस्टेंस दिया है 5 मीटर। इन तीनों पॉइंट्स के अबाउट भी टॉक निकालो, टॉक अबाउट ए, बी एंड पी, और फिर कुछ कंक्लूड कर दो। ए के अबाउट टॉक निकालो, बी के अबाउट निकालो और पी के अबाउट निकालो। सर ए के अबाउट 200 है। ए के अबाउट 200 न्यूटन मीटर, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? तो clockwise. 100 आ रही है। क्लॉकवाइज 200 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। बी के अबाउट सर ए के अबाउट 100 आ रही है। 100 आ रही है। 100 ही आ रही है एक के बाद। ए से बी का डिस्टेंस कितना है? अच्छा सर 20 हो जाएगा, ठीक है। बी के अबाउट कितनी आई? So 200. 200 पी के अबाउट? 200. तो क्या कंक्लूड कर दूं मैं? हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, 4 पॉइंट्स के बाद टॉक निकाली और वो सेम आ गई, तो अब इसको मैं क्या करूं? दिस इंप्लाइज दैट। रोलिंग मोशन. रोलिंग कहां से है यार? सेंटर ऑफ मास तो मूव ही नहीं कर रहा। ट्रांसलेट करेगी ये बॉडी? जल्दी. ट्रांसलेट कर ही नहीं सकती, सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे है, तो रोलिंग कैसे हो जाएगी? अच्छे से कंक्लूजन निकालो, ऐसे गंदे वाली कंक्लूजन ही निकालनी। भारत का भविष्य हो आप, गलत कंक्लूजन कोई नहीं निकालेगा। हाँ जी। सर एक बार प्लीज अराउंड पी बता दो कैसे आया। पी से जो बी पे फोर्स लग रही है उसका डिस्टेंस कितना है? 5. परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5। तो टॉक ड्यू टू 10 न्यूटन जो बी पे लग रही है वो कितना हो गया? 5 into 10। हाँ जी. ए पे जो टॉक लग फोर्स लग रही है उसका डिस्टेंस कितना है पी से? 20. नहीं उसका हो जाएगा कितनी 50. होगी? 15 into 10। 150. तो 50 और 150 को ऐड कर दो, ठीक है. कंक्लूजन निकालो, अच्छी से कंक्लूजन निकालनी है आपने। Talk about every point on the rod is same. टॉक अबाउट एनी पॉइंट ऑन द रॉड इज सेम। ठीक है, कि मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉक निकाल रहा हूं वो सेम ही आ रही है। अब एक काम करते हैं, मेरे पास एक रॉड है, लाइट रॉड है, वही लेंथ 20 मीटर है। टॉक अबाउट सी और टॉक अबाउट ए निकालो। फाइंड टॉक अबाउट सी एंड टॉक अबाउट ए। टॉक अबाउट सी कितनी आई? 250 ये इधर घुमाएगी, ये इधर घुमाएगी, तो दोनों के कारण टॉक 100 प्लस 150। 250 अगर मैं टॉक अबाउट ए निकालूं तो 300 300 आपकी कंक्लूजन तो गलत होगी कि टॉक अबाउट एनी पॉइंट इज सेम। if net force is 0. if net force इसीलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया। नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 मतलब अगर बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा न्यूमेरिकल में मैं टॉक अबाउट एनी पॉइंट निकाल दूं। मैंने जब पीछे स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन किया था, आप क्वेश्चंस नहीं पूछते, मतलब ढंग के क्वेश्चन नहीं पूछते, गलती भी निकालोगे ना वो प्लस माइनस की निकालते रहते हो, यहाँ पे माइनस आना था या प्लस आना था। अब ये स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन को दोबारा से देखो। जब मैंने टॉक अबाउट ए निकाली, आप में से किसी ने नहीं पूछा कि मैं ए के अबाउट ही क्यों निकाल रहा हूं, मैं सी के अबाउट क्यों नहीं निकाल रहा, मैं बी के अबाउट क्यों नहीं निकाल रहा। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखो अबाउट सी करके देखूं, से इस पॉइंट के अबाउट टॉक निकालूं तो कितनी आएगी? अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो इट शुड बी 0। तो टॉक अबाउट सी 0 कब आएगी? T2 के कारण टॉक कितनी है? T2 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये? 15। तो टॉक ड्यू टू T2 इज T2 इंटू 15। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर अबाउट सी निकाल रहे हैं और ये T2 लग रहा है, Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज और ये T1 लग रहा है, T1 के कारण
तो क्लॉकवाइज। दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए, तो हमने इसकी टॉक तो निकाल ली। T2 की टॉक T2 इंटू 15, T1 का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये L/3 है, L/3 है मतलब दिस इज 10, तो ये कितना रह गया, तो मेरे पास रिलेशन क्या आ गया, T1 इज इक्वल्स टू राइज ऑफ T2। L by T1 T2 में देखो क्या रिलेशन था, T1 इज थ्राइस ऑफ T2। मैं A के अबाउट निकाल रहा हूं बट मैं C के अबाउट निकाल लूं, बिकॉज जैसे ये रिलेशन आ गया, इसके बाद हमारे पास था T1 प्लस T2 इज 200, तो T1 को अगर मैं 3T2 पुट कर दूं तो 4T2 इज इक्वल्स टू 200 मींस T2 इज 50, ऐसे भी कर सकता था मैं। आपको जब दिया होगा कि इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल फोर्स नेट फोर्स 0 है, तो इट डजेंट मैटर कि आप टॉक किस पॉइंट के अबाउट निकालोगे, बट अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो टॉक डिपेंड्स अपॉन कि आप किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो, फिर वो सेम नहीं आएगा हर पॉइंट के अबाउट, फिर आपको बहुत ध्यान से चूज करना पड़ेगा कि हमने किस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, उस पॉइंट के अबाउट आपको टॉक निकालना है। समझ में आया डिफरेंस दोनों में, कि टॉक डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन इफ नेट फोर्स इज नॉट 0, टॉक डज नॉट डिपेंड अबाउट पॉइंट इफ नेट फोर्स इज 0, फिर आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल देते। रह जाएगी ये कहानी याद कि लिखना है इसको, सर लिखवा दो। लिखो फिर इसको, उसके जो हमने प्रॉब्लम की थी ना उसके आगे लिखो। तो जैसे अगर रॉड के ऊपर नहीं है कोई पॉइंट, जैसे उसके साइड में, तो भी उसके अबाउट सेम होगी अगर नेट फोर्स 0 है। क्या हम बॉडी पे ही निकालते हैं ना, बॉडी के बाद पॉइंट थोड़ी लेते हैं, बॉडी का कोई एक्सेस तो बॉडी का ही लोगे ना, बाहर के पॉइंट थोड़ी लेंगे। सो यू कैन राइट this implies that if body is in translational equilibrium, torque can be calculated about any point. Torque can be calculated about any point on the body, and it will come out to be same. But if net force on the body is not 0, torque calculated about different points of the body will be different. अब जब नेट फोर्स 0 नहीं है तो मैं किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करूं, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो अगर तो वो बॉडी हिंज्ड है, हिंज्ड मतलब अगर बॉडी हिंज्ड है मतलब एक पॉइंट मैंने फिक्स किया हुआ है जबरदस्ती, अगर मैंने एक पॉइंट जबरदस्ती फिक्स किया हुआ है, मान लो रॉड ही है, मेरे पास रॉड ही है और उसका एक पॉइंट जो है मैंने फिक्स कर दिया कि यहां पे एक स्क्रू लगा दिया, मतलब ये पॉइंट तो फिक्स हो गया। अब ये जैसे मर्जी फोर्सेस एक्ट करें, ये ऐसे घूमे या ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉइंट तो फिक्स्ड ही है। तो अगर बॉडी हिंज्ड है, टॉर्क हमेशा उस हिंज पॉइंट के अबाउट निकलेगी। अगर बॉडी फिक्स्ड है तो टॉर्क हमेशा हिंज पॉइंट के अबाउट निकलेगी। हम कहते हैं इफ द बॉडी इज हिंज्ड इट विल ऑलवेज रोटेट अबाउट दैट हिंज पॉइंट। क्या आपने उसका एक्सेस फिक्स किया हुआ है, वहां से आपने उसको से यहाँ पे कील ठोक दिया तो ये पॉइंट तो फिक्स हो गया, अब ये तो हिल नहीं सकता, तो बॉडी इसी के आसपास ही घूम सकती है।
So if body is hinged, it will always rotate about the hinge point, and if the body is not fixed, it will rotate about its center of mass. If the body is not hinged, then it will rotate about its center of mass. कैसे? जैसे मान लो एक रॉड पड़ी थी, से इसका मास है m, मैंने एक बुलेट फायर की, जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, जाके इसको स्ट्राइक एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट। मैंने बुलेट फायर की, वो जाके इसके एज पे हिट की और इसमें एम्बेड हो गई। अब इस बुलेट के कारण ये रॉड घूमेगी, तो किस पॉइंट के अबाउट घूमेगी? टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालें? मैंने अभी आपको बोला, इफ द बॉडी इज फ्री टू रोटेट, इट विल रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। बॉडी इनमें से किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी, या कोई और ही चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट होगा जिसके अबाउट रोटेट करेगी? के अराउंड ही रोटेट करेगी। It will always rotate about C, because C is Center of mass. center of mass. Very good. C center of mass है, C center of mass है सिस्टम का। मैंने कब कहा C center of mass है? मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो कहा C है एक वो पॉइंट है कि नहीं C center of mass? मैं गलत भी तो बता सकता हूँ। C center of mass है कि नहीं? ये डिस्टेंस L/4, ये L/4, ये L/4, ये L/4, C center of mass है? नो सर, नो सर। हाँ जी, क्या है सेंटर ऑफ मास? जब वो बुलेट एम्बेड हो जाएगी तो वहां पे फिर एम्बेड हो गई है, तो बेसिकली आपके पास दो मासेस हैं, ये m और ये m, यहाँ पे सेंटर ऑफ रॉड, सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में होगा। सो इट विल रोटेट अबाउट C1 एंड नॉट अबाउट C। सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करना है, मैंने ये नहीं कहा रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करना है। बुलेट उसमें एम्बेड हो गई है, तो हमारे पास बेसिकली दो मासेस हैं, रॉड का मास हम लेंगे उसके सेंटर पे और एक यहाँ पे मास m है, तो इन दोनों के बीच में वो पॉइंट होगा सेंटर में। अगर मास अलग अलग दे देता था तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती, बिकॉज फिर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ता। अभी तो मैंने दोनों का मास लिया, तो दोनों के सेंटर में सेंटर ऑफ मास होगा। बट अगर मैं कहता से इसका मास 2m है और इसका मास m है, तो सेंटर ऑफ मास के यहाँ से कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं? इसको अगर मैं ओरिजिन मान लूं तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या होता है उस केस में? m इंटू L/2 अपॉन 3m, यही बनता ना? पूरा एक हफ्ता लगाया था सेंटर ऑफ मास पे, m इंटू L/2 अपॉन 3m। यार दो मासेस हैं, ये 2m है, ये m है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 L/2, इसके कोऑर्डिनेट 0 0। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? m इंटू L/2 अपॉन 3m, L/6। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है, फिर इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करती। तो सेंटर ऑफ मास इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब रोटेशनल करना है, मैं अभी रोटेशन के बेसिक्स पे लटका हूं, अभी मैं रोटेशन मेन पे तो गया भी नहीं। सेंटर ऑफ मास और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दो मेन चीजें हैं जो आनी चाहिए, फिर टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। जब ये चार चीजें हो जाएंगी तो हम सेंटर ऑफ मास के एक्चुअल न्यूमेरिकल्स पे आ पाएंगे। बिकॉज आपने टॉर्क लगा दी, अब एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि वो किस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट करेगी। अब किसको सेंटर मान के उसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल रहे हो? बिकॉज अल्फा सारे पॉइंट्स के लिए सेम होना चाहिए और लीनियर एक्सेलरेशन डिफरेंट होनी चाहिए। इसमें हम कोई भी पॉइंट नहीं ले सकते, बिकॉज इस केस में मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं निकाल सकता, बिकॉज इसमें नेट फोर्स 0 नहीं है, इस पे एक ही फोर्स लग रही है जो बुलेट ने लगाई है। तो इसकी मोशन कैसे होगी? मैं अगर पूछूं ये रॉड मूव कैसे करेगी, जब ऐसे बुलेट ने आके हिट किया, ये ऐसे घूमेगी या कुछ और?
तो ये आगे भी जाए। सर ये ट्रांसलेट भी करेगी। ट्रांसलेट भी करेगी तो ये ऐसे जाएगी, आगे भी जाएगी साथ में। बिकॉज अब घर में नॉर्मल पेन को अगर एक एंड से हिट करते हो, बुलेट तो है नहीं, पर अगर आप पेन को रख के ऐसे एक एंड में हिट करते हो, जैसे कैरम बोर्ड में हम करते हैं, तो इस एंड पे अगर मैं हिट करूंगा तो एक गोल गोल घूम के पेन आगे जाता है, वहीं तो नहीं घूमना शुरू हो जाता, तो गोल गोल घूम के आगे जाता है। और बॉडी की रोटेशन हमेशा टॉक के कारण हो रही है और ट्रांसलेशन नेट फोर्स के कारण हो रही है। तो कई बार ये ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है कि बॉडी ट्रांसलेट करेगी या बॉडी रोटेट करेगी, आपको कुछ भी नहीं दिया होता। जैसे मान लो मेरे पास एक बॉक्स है हैवी, इसका मास है m, कुछ वैल्यू ले लेते हैं से 50 kg, क्यूबिकल बॉक्स है, इसकी एक साइड है 1 मीटर, मैंने यहां पे फोर्स लगाई 200 न्यूटन। जनरल से समझाता हूं, मैं वैल्यूज ही नहीं लेता, जनरल करते हैं। क्यूबिकल बॉक्स, ये L, ये M, ये फोर्स लगाई F, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। मैं जब फोर्स लगाऊंगा ये ट्रांसलेट करेगी, रोटेट करेगी, रोटेट करेगी तो किस पॉइंट के अबाउट करेगी, ट्रांसलेट करेगी तो क्यों, कंडीशंस क्या हैं। ये रोटेट कर सकती है बॉडी, घर में कोई बड़ा सा डिब्बा पड़ा है, उसको जाके बाहर रखना अपने घर के एक बारी प्लेन सरफेस पे, अगर घर के अंदर मार्बल है या कुछ है तो उस पे, टाइल्स है, मार्बल्स है कुछ पे, फिर वही डिब्बा उठा के बाहर घास में जाके रखना और उस पे फोर्स लगाना। यू विल ऑब्जर्व कि जब टाइल्स पे रखते हो तो वो स्लाइड कर जाता है, फोर्स आपने वही लगाई है, टाइल्स पे वो स्लाइड कर गया, घास पे धक्का मारने लगे तो वो स्लाइड करने की जगह से पलट ही गया। होता है ना ऐसे कि अगर मतलब रफ सरफेस है नीचे वाला और आप धक्का मारने की कोशिश करते हो तो वो बॉडी आगे जाने की जगह गिरने लग जाती है। प्लेन तो बेसिकली ये गिरेगी या ये स्लाइड करेगी, इसकी कंडीशन होनी चाहिए ना, कब गिरेगी और कब स्लाइड करेगी। अगर ये गिरती है, टॉपल करती है, उसको हम बोलते हैं टॉपलिंग, की बॉडी टॉपल करेगी, तो टॉपल हमेशा इस पॉइंट के अबाउट करेगी, ये पॉइंट ग्राउंड से लगा रहता है। अब इसको धक्का मारते हो, जब ऐसे धक्का मारा तो ये बॉडी ऐसे ऊपर की तरफ आनी शुरू होगी, अगर नीचे वाला सरफेस रफ होगा ना तो ये शेप ले लेगी बॉडी। अब धक्का मारते हो आगे जाने की जगह इस पॉइंट के अबाउट पलटनी शुरू हो जाती है, गिरनी शुरू हो जाती है। और स्मूथ सरफेस हो तो आगे स्लाइड हो जाती है, फ्रिक्शनलेस होता फिर तो पक्का ही स्लाइड करनी थी। तो इसका मतलब यह है कि हमें एक मिनिमम फोर्स चाहिए। पहले तो ये बताओ इसको स्लाइड करने के लिए मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए फॉर स्लाइडिंग। ये स्लाइड सिर्फ तब कर सकती है अगर एफ की वैल्यू म्यू एम जी से ज्यादा होगी। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाते हो बॉडी तभी स्लाइड करती है। यस सर। ये टॉपल कब करेगी? इफ देयर इज सम नेट टॉक अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट कोई टॉक लगेगा तो ये टॉपल करेगी। अब इस बॉडी पर टॉक है कितना? ये वो पॉइंट फिक्स कैसे लिया वो नहीं समझ आ रहा। आप घर में प्रैक्टिकली करके देखना ना, डब्बा रखना, धक्का मारना, आपको तब समझ में आएंगे ये चीजें कि ये पॉइंट फिक्स क्यों है। बिकॉज बॉडी यहां से ऊपर होना शुरू होती है। नॉर्मल रिएक्शन सारी बॉडी पे सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। इस टाइम पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा वो कम होता रहता, तो ये पॉइंट लास्ट में ऊपर आना होता। मेरे को बताओ mg के कारण जो टॉर्क लग रहा है, अगर ये बॉडी घूम सकती तो क्लॉकवाइज घूमती है एंटी क्लॉकवाइज? mg के कारण अबाउट दिस पॉइंट ओ।
mg के कारण ये बॉडी ऐसे घूमती है या ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। कारण अगर सिर्फ F लग रहा है बॉडी पे तो क्लॉकवाइज। क्लॉक मतलब दोनों के टॉप ऑपोजिट है। अगर टॉपल कौन सी टॉप करा सकती है? mg टॉपल कराता है या F टॉपल कराता है? mg टॉपल कराता तो बॉडी बड़ी बड़ी गिरती रहती, बिकॉज mg तो हमेशा ही लग रहा है। F कोशिश कर रहा है कि बॉडी टॉपल कर जाए, mg उसको अपोज कर रहा है। अब टॉर्क ड्यू टू F है कितना? अगर ये डिस्टेंस L है तो लाइन ऑफ एक्शन में इसमें डिस्टेंस कितना है O में? L√2। क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, बिकॉज यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है F की लाइन ऑफ एक्शन। ये लाइन ऑफ एक्शन हो गई, लाइन ऑफ एक्शन और O में जो डिस्टेंस है दैट इज L। तो टॉर्क ड्यू टू F इज F इंटू L। mg के कारण टॉर्क mg L/2 होगा सर। mg L/2। ये टॉपल तभी करेगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि mg उसको कोशिश कर रहा है कि वो टॉपल ना करे, F कोशिश कर रहा है वो टॉपल करे। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे आप धक्का मार रहे हैं एक डिब्बे को, अगर आप जैसे ही छोड़ते हो तो क्या होता है? वापस आ जाता है वो, बिकॉज mg उसको वापस ले। आपने अप्लाइड टॉर्क हटा लिया तो जो mg के कारण टॉर्क लग रहा था वो उसके कारण वापस नीचे आ गया। क्या आपने इसको इस पोजीशन पे किया था, आपने अप्लाइड फोर्स हटाई तो ये वापस नीचे को आके गिर जाता। तो F इज इक्वल mg L/2, तो F बेसिकली कितना आ गया? F शुड बी ग्रेटर देन mg/2। इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में, हर न्यूमेरिकल में नहीं, मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल का बता रहा हूं, बिकॉज फोर्स किसी भी पॉइंट पे लगी हो सकती है। मैंने तो टॉप पे लगाई है, तो टॉप पे फोर्स लगाई तो F की वैल्यू mg/2। अच्छा, अब स्लाइड करना था अगर म्यू mg से ज्यादा है। मान लो मैं वैल्यूज लेता हूं, अब मैंने mg की वैल्यू ली, m की वैल्यू ली कोई भी से 10 kg और म्यू की वैल्यू ली 0.5 या 0.3। तो ये वैल्यू कितनी आई? मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड। म्यू mg की वैल्यू कितनी आई? mg कितना हो गया? 100 म्यू mg। ये वैल्यू कितनी आई? 50। स्लाइड करेगा टॉपल करेगा? सर वहां पे हमने L/2 क्यों किया है? कहां पे? यहां पे टॉपल करते हैं। हाँ जी। mg और O में डिस्टेंस कितना है? ये mg का लाइन ऑफ एक्शन, तो ये डिस्टेंस कितना है? क्यूबिकल बॉडी ली थी ना, तो हाफ L का हाफ। ठीक है ठीक है। ये 30 न्यूटन आई, ये 50 न्यूटन आई। स्लाइड करेगी टॉपल करेगी? स्लाइडिंग के लिए कम फोर्स चाहिए ना। आपने 31 न्यूटन लगाई तो ये स्लाइड करने लग जाएगी, फिर इसका टॉपलिंग का तो चांस ही खत्म हो गया। बट अगर इसको मैं 0.6 लेता तो ये वैल्यू 60 आ जाती, पर आप 50 से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो बॉडी टॉपल कर जाएगी। तो मतलब जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ रहा है, आप फ्लोर से घास पे ले गए तो म्यू बढ़ा दिया, म्यू बढ़ा दिया तो टॉपलिंग के चांस बढ़ गए। अब जैसे म्यू बढ़ा तो टॉपल कर गई। अब इसमें क्रिटिकल केस पे हम बाद में सोचेंगे कि अगर 0.5 होता तो ये वैल्यू कितनी? 50 और ये भी 50, फिर क्या होगा? तो उसको अभी उसके पे ध्यान ना दो, बिकॉज वो बहुत आगे की जाके फिजिक्स में आएगा। तो हमें जो नॉर्मली केस दिए होते हैं वो या तो स्लाइडिंग के होते हैं या टॉपलिंग के होते हैं। क्रिटिकल केस पे नहीं फंसाते आपको जनरली। तो देखो समझ में आया क्या किया? सर अगर जैसे 0.3 लगाते हैं तो फिर वो कभी अगर जैसे 0.3 पे 51 न्यूटन फोर्स लगाए तो भी वो फिर नहीं करेगी ना टॉपल। पॉइंट, अगर ये 30 से ज्यादा कोई भी फोर्स लगाते हो, ये 30 है वो 50 है, तो बॉडी ने स्लाइड ही करना।
फिर टॉपलिंग का चांस खत्म हो जाता है, बॉडी एक बार स्लाइड करने लग गई तो। स्लाइडिंग बॉडी टॉपल नहीं करती, टॉपल बॉडी तब करती है जब आप फोर्स लगा रहे हो। और फ्रिक्शन के कारण मैं टॉर्क क्यों नहीं ले रहा? मैंने इसमें फ्रिक्शन के कारण टॉर्क नहीं लिया। लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट में जीरो जो है फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, तो वो ओ से पास कर रही है। मैं अगर इधर फोर्स लगाता हूं आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगी, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ओ से पास कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शनल टॉर्क की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे न्यूमेरिकल्स में। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा कि फ्रिक्शनल टॉर्क कभी भी नहीं निकालनी, ऐसे न्यूमेरिकल में जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो पीछे वाला पढ़ के देखना, ये लास्ट प्रॉब्लम बिल्कुल एंड में देखना, बिकॉज इसको अभी मैंने और डिटेल में कराना है। आप ये टॉपलिंग वाली प्रॉब्लम छोड़ के पीछे वाला ज्यादा पढ़ना, जो टॉप निकाली है, किस पॉइंट पे निकाली है, और उस कंसेप्ट को दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि अगर नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं। नेट फोर्स अगर 0 नहीं है तो यहाँ तो वो हिंज पॉइंट के अबाउट निकलेगी, अगर हिंज पॉइंट नहीं है तो वो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम के अबाउट निकलेगी। याद रह जाएगा इतना। सो अगली बार करते हैं इसको, एंड एक दो बोर्ड के आर्टिकल भी करेंगे, बिकॉज बोर्ड में आता है कि टॉर्क के थोड़े से मतलब डिफरेंट फॉर्म में डेरिवेशन, तो वो वाली एक या दो डेरिवेशन कल कर लेंगे, फिर इसी कंसेप्ट पे दोबारा आएंगे। बिकॉज बोर्ड की डेरिवेशन कराना इट्स नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बट उसका फायदा नहीं होता। वैसे ही डेरिवेशन पढ़ के आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं निकलने वाला, तो आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि हमने टॉर्क निकालना कैसे है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कैसे है। बोर्ड तो सिर्फ हर चीज को रट्टा मारने को की जा रहा है। इनफैक्ट बोर्ड भी नहीं कहता रट्टा मारने को, बोर्ड कहता है कि कंसेप्ट पे फोकस करो। तो जो आपके स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस को खत्म करने की कोशिश करते हैं। सीबीएसई ने फिजिक्स के लिए एक बहुत अच्छी सी गाइडलाइंस इशू की थी आज से 4 साल पहले, जब उन्होंने टीचर्स की कॉन्फ्रेंस उसमें बोला था कि डोंट ट्राई टू कवर द सिलेबस, ट्राई टू अनकवर द सिलेबस। तो अनकवर तो कोई कर नहीं रहा, वो सिलेबस को खत्म करता है, बस ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, न्यूमेरिकल उससे एक नहीं निकलेगा आपसे, खास करके जो एंट्रेंस में पूछेंगे। सर नेक्स्ट सॉल्यूशंस भेज देना, क्या चीज? टेस्ट के सॉल्यूशंस भेज देना। पहला तो मैं क्लास में ही कराऊंगा। डिस्क वाला एक सबका गलत था, बाकी तो ठीक थे, पर डिस्क को मैं क्लास में कराऊंगा, बाकी के भेज दूंगा। वो तो बेसिक थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास पूछा था, सब अबाउट सेंटर निकाल रहे हैं। मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछा ही नहीं था, अबाउट सेंटर ऑफ मास पूछा था। तो 4r/3π पे निकालना था, किसी ने नहीं निकाला 5-6 को छोड़ के 4r/3π पे। तो जिन्होंने 4r/3π पे निकाला उनका ठीक है। और वैसा शायद हमने क्लास में किया भी था 2r/π के साथ रिंग का, ऑलमोस्ट वही न्यूमेरिकल किया था क्लास में, शायद रिंग किया था, यहाँ मैंने डिस्क पूछ लिया था। और एक बार वो जो डिस्क रिमूव की थी वो वाला पार्ट गलत है। और तीसरा भी सबका ठीक है, एक्सेलरेशन वाला भी ऑलमोस्ट सबने ठीक ही किया है कि g sin θ/1 + k²